आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही 4 दिन का वक्त है बाबू, पढ़ लो, इस समय को खोना नहीं। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का ये वायरल पेपर है। इसी पेपर के जैसा आपका 2025 वाला सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आएगा। और आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन 1 नंबर क्वेश्चन से लेके आखिरी तक देखने को मिलेगा। आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रश्न पर कितना समय देना है, आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। समझिए कि आपका हिंदी में 95 फोड़ के आएंगे, गारंटी बोल रहा हूं बाबू, क्योंकि इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ लाए हैं। इस पेपर में देखिए पूरा गद्यांश हो या पद्यांश, आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इसी पे, है ना। तो पूरा देख लीजिए, आज की वीडियो जो है पूरा एक एक सॉल्यूशन के साथ लाए हैं। पूरा आखिरी तक हम आपको चीजें बताएंगे कैसे तैयार करना है। और ये जो वायरल पेपर है इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो प्यारे बच्चों, समझिए कि आप हिंदी में इस बार तो धुआं धुआं उठा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारा सा लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर आएगा सेम इसी पेपर के अकॉर्डिंग रहने वाला है। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे नाम, ठीक है। पृष्ठ यानी कितने पेज में ये पेपर आएगा ऐसे ही लिखा रहेगा। और यहाँ पे कोड रहेगा ये 2025 का हिंदी का ये वायरल पेपर है। ऐसा ही कोड 302 सीटी कोड है ना, ऐसा ही रहेगा। तो इससे मतलब हमें कोई नहीं है। यहाँ से मेन चीज हमारा है पेपर पैटर्न। यहाँ से समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, इसको ध्यान में रखते हुए पेपर का सॉल्यूशन करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो पूर्णांक रहेगा बाबू ये 100 नंबर का, इसका मतलब आपके हाथ में 100 नंबर लाना बाबू। 95 फोड़ के आएंगे, गारंटी बोल रहा हूं। इस पेपर को पूरा समझ लो। चलिए सबसे पहले यहाँ से आपको एक एक चीज से रूबरू कराएंगे, अब बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले निर्देश अवश्य ही पढ़ के जाना। बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ये गलती हो जाती है उनसे। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट, इसीलिए दिया गया है ताकि इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन हार्ड आ गया है, कौन सा इजी है और कोई क्वेश्चन तो गलती नहीं आ गया, इसको ध्यान में रखिए। 15 मिनट इसलिए दिया है, तो आप देख लीजिए फटाफट। 15 मिनट की जगह 5 मिनट देख लो भाई। फिर इसको अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ने के ठीक बाद दूसरा नंबर निर्देश दिया कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न पत्र में जैसे पहला खंड क्या है, क है, दूसरा खंड ख होगा। इस दोनों प्रश्न के, इस दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक बोला है। अगर कोई आपसे गलती से छूट जाता है, समझिए कि नंबर कट जाएगा। इसलिए हम एक एक चीज आपको ध्यान में रख के बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां से पहला जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे खंड वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी में मिलेगा। आप थोड़ा यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा। ये जो पहला खंड स्टार्ट कर रहे हैं, ये खंड क, ये कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, ये 50 नंबर का आता है, ठीक है। अब यहां से पहला खंड में पहला क्वेश्चन जो रहेगा ये आपके गद्य साहित्य से 5 विकल्पिक आएगा। कितने बाबू, 5 विकल्पिक। और पांचों आराम से कैसे करना है ये सारा चीज हम इसी वीडियो में देंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला का क, कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। इस चारों विकल्प में से आपको बताने हैं। पहला है प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा है इसमें सरदार पूर्ण सिंह, और तीसरा है वासुदेव सड़ग्रवाल, इसके बाद चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए हाईलाइट कर दिया है ताकि ये जो पीडीएफ है ना आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं, आपको दे दूं, ताकि आपको वहां पे आंसर भी खोजना न पड़े। आराम से तैयारी करो भाई, तैयारी करना है ना, आंसर तैयार करना है ऐसे, इसलिए मैंने हाईलाइट करा दिया है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ख नंबर देखिए बाबू, ख नंबर क्या है इसमें कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद क्या होगा बाबू, इसमें संपूर्णानंद। यही जो है विकल्प इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर। आराम से एक एक प्रश्न का आंसर जब सॉल्व करोगे ना तो पूरा आप समझिए कि सॉल्यूशन से कोई रोक नहीं सकता 95 लाने से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। इसका आंसर बताइए,
कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? इसमें पहला ही विकल्प जो दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका कवि वचन सुधा पत्रिका जो है इसके संपादक जो है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं घ नंबर, देखिएगा लिखा है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा है, इसके बाद लक्ष्मी नारायण जी हैं, या तीसरा है इसमें जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल सर, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त नाटक के राइटर हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है गद्य साहित्य का आखिरी अंक नंबर, रानी केतकी की कहानी के राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो यहाँ पे राम प्रसाद निरंजनी है, लल्लू लाल जी हैं, इसके बाद सदल मिश्र हैं, इसके बाद इंशा अल्लाह खां। यही जो है आप देख रहे हो ना बाबू, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा अभी? पहला क्वेश्चन में 5 गद्य साहित्य से बहुविकल्पी, और घबराना थोड़ा सा भी नहीं है आपको, पेपर में थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। जितने भी पहला प्रश्न और दूसरा के बहुविकल्पी आते हैं ना, कोई ना कोई बता ही देता है बाबू, लेकिन गलती नहीं करना है, क्योंकि 10 नंबर का केवल बहुविकल्पी आएगा तो 10 नंबर तो उठ जाएगा यहीं से। 90 नंबर की अब बात आती है लिखित, तो वो भी हम ट्रिक से बताएंगे आज की इस वीडियो में। काफी से काफी ट्रिक का यूज कराएंगे आपको, तो टेंशन ना लो, पूरा वीडियो को देखो, प्यारा सा लाइक करके अंत तक बने रहो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। चलिए यहां से अगला जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का क कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऐसे ही पेपर में आएगा। पहला है इसमें कि तुलसीदास, यही इसका आंसर भी होगा। तुलसीदास विनय जो पत्रिका है इसके कौन है रचनाकार बाबू? तो तुलसीदास हो जाएगा पहला विकल्प सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका दूसरा का ख कि कमायनी किस युग की रचना है? पूछा है ना, कमायनी जो है किस युग की रचना है? आप सबको याद होना चाहिए कि छायावादी युग का। किसका? छायावादी युग का। एक ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी करिए। द्विवेदी युग लिखा है इसमें, छायावादोत्तर युग लिखा है, इसके बाद यहाँ पे छायावादी युग। ये जो तीसरा विकल्प दिया है ना, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को, तो कमेंट में छाप देना अपना कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं वीडियो मस्त मस्त क्वेश्चन तो आप कमेंट छाप दो। इसके बाद ग नंबर देखो बाबू कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? कवि पूछा है ना, तो ध्यान रखिएगा भारतेंदु युग ये तो नहीं है छायावादोत्तर युग के, मैथिली शरणगुप्त जी भी नहीं है, इसमें राम नरेश भी नहीं है, यानी कि 3 विकल्प ऐसे हैं जो छायावादोत्तर युग के कवि नहीं है। कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। वेरी नाइस, ये जो विकल्प है डी नंबर, ये शिवमंगल सिंह जो है, सुमन इसका शॉर्ट नेम है, ये जो है छायावादोत्तर युग के कवि कहलाते हैं। तो बढ़िया से तैयारी करो ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा का घ कि हिंदी साहित्य में किस काल के श्रृंगार काल कहा जाता है? श्रृंगार काल किससे कहा जाता है बाबू? तो आदि काल को नहीं, भक्ति काल को नहीं, यहाँ पे क्या होगा? रीति काल। बिल्कुल, यहाँ पे जो सी है ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? सी जो है रीतिकाल, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला, लास्ट यही है, इसके बाद हम लोग गद्यांश पे चलेंगे। यहाँ पे क्या है बाबू? मोहन राकेश रचनाकार है किस चीज के? भारतेंदु युग के नहीं, द्विवेदी युग के बिल्कुल नहीं, शुक्ल युग के ये भी नहीं, शुक्लोत्तर युग के हैं। किस युग के? शुक्लोत्तर युग के जो हैं राकेश मोहन, इन्हीं को मोहन राकेश बोलते हैं बाबू। तो ये किसके युग के हैं? तो शुक्लोत्तर युग के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने अभी क्या पढ़ा? 5 बहुविकल्पी जो है पद साहित्य से, तो 10 नंबर की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। बिल्कुल घबराइए मत, पूरा अब यहां से ट्रिक वाला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। एक हम मोटिवेशन लाइन बताना चाहते हैं, देखिएगा कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और नंबर भी आएगा। आज की इस वीडियो में एक के क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन के बाद से यहाँ पे अगला जो हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है बाबू तीसरा नंबर। क्या है? तीसरा नंबर। और ये दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित
प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश वाला ट्रिक से आप कैसे करके आएंगे 10 नंबर के ये पेपर में आता है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इसको पूरा पढ़ लेना है एक बार शुरू से अंत तक। जैसे मैं अभी ट्रिक बताऊंगा पहले पढ़ लो। जिसे लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जो हमारी धरती माता है इसके कोख में, यानी कि जहां पे हम लोग निवास किए हैं यही कोख है इनका, तो इसमें अमूल्य निधियां भरी है, यानी कि बहुत ही कीमती, जिसका कोई कीमत चुका नहीं सकता, वो यहाँ पे चीजें मिल सकती है, भरी पड़ी है, जिनके कारण, इन्हीं चीज अमूल्य निधियां के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी वसुंधरा यही धरती माता कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, यानी धरती माता के नाम से, वसुंधरा से कौन न परिचित होना चाहेगा, सब लोग चाहते हैं भाई। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं, यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, यानी कि धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। यानी कि पृथ्वी जो है इसके गर्भ में क्या मिलता है बाबू, पोषण मिलता है, जिसके वजह से जितने भी धरती पे जीवधारी हैं अपना पालन पोषण जीवित रहने के लिए करते हैं। ठीक है, दिन रात बहने वाली नदियां, ठीक है, नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, पहाड़ों को क्या करके बाबू, पीस पीस कर अगणित प्रकार से, यानी विभिन्न प्रकार से मिट्टियों, यानी मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी पृथ्वी जितने में है उसको क्या क्या है, सौंदर्य बढ़ाया है इसका। ठीक है, वही चीज है इसमें। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। क्या है, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म, यानी कि पृथ्वी की गोद में जन्म, यानी कि पृथ्वी की सतह पे जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक यानी कि बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, बन जाते हैं। नाना भांति के यानी कि अनगढ़ नग्न, यानी कि विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से क्या होता है, नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। तो आपने इस गद्यांश को पूरा पढ़ा, बिल्कुल सर। अब ट्रिक बताइए सर कि कैसे पहचाने, क्योंकि इस पाठ से दिया है। देखिए बाबू, धरती माता ये हमारे पूरा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। किससे, राष्ट्र से। ठीक है, तो जब भी धरती माता की बात आ जाए तो समझिए कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ हमारी माता है, और ये पाठ जो है राष्ट्र के स्वरूप से दिया है। किससे, राष्ट्र के स्वरूप से ये गद्यांश दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये चीजें समझिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर भी करते हम लोग चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न और पहला आंसर यहीं पे मिलेगा। पहला प्रश्न है बाबू कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी है। देखिएगा गद्यांश के आधार पे ही इसका आंसर भी आपको करना है। गद्यांश में आप पढ़ेंगे उसका आंसर उसी में से देंगे, भटकना कहीं नहीं है। यानी अमूल्य निधियां कहाँ भरी है, तो उत्तर लिखेंगे इसका कि लेखक के अनुसार, यानी लेखक ने ही बताया है कि हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी है कि नहीं। ऐसे आराम से आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। पृथ्वी जो है उसको वसुंधरा क्यों कहते हैं भाई, तो उत्तर हम लोग लिखेंगे ऐसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा भी है, तो लिखेंगे कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान, यानी कि मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है। इसी के वजह से हम लोग पृथ्वी माता को क्या कहते हैं बाबू, वसुंधरा कहते हैं। समझ में आ रहा है। ऐसे ही सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर पहले प्रश्न को ध्यान समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है,
किसने सजाया है पृथ्वी की देह को? तो उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहकर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी, ठीक है ना, उपजाऊ कटान वाली मिट्टी, धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं जो है धरती को क्या किया है? संवारा है, सजाया है। इसी तरीके से आपको पेपर में बढ़िया से लिख के आना है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में छाप दीजिए, हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें 4 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए सर। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आपको लेके चलते हैं गद्यांश में कि कहाँ पे रेखांकित किया है। देखिए यही है ना रेखांकित अंश, आपने बोला था ना कि सर यहां से देखिए बाबू कि उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, ठीक है, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। क्या हो जाती है? फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। बस 2 ही लाइन का व्याख्या बताना है कि इस लाइन का भाव क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए पहले इसको समझिए कैसे लिखोगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों। चलिए क्या इसमें यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या वाला है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं, ठीक, कि जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर जो बनाते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, कुशल कारीगर काट कर उनमें विभिन्न प्रकार अनेकों प्रकार के उभार यानी कि उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं, यानी कि कृत करते हैं, बनाते हैं, तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की क्या करता है? परिभाषा करता है, यानी कि बताता है कि हाँ इसमें बहुत ही सुंदरता है, ठीक। इस सौंदर्य के कारण वह यानी कि अनगढ़ पत्थर, ठीक है ना, बहुमूल्य बन जाता है, ठीक है बाबू। ऐसे ही जो प्रश्न पूछे ना व्याख्या करने के लिए बस उतने ही लाइन का आपको उसका भाव लिखना है, ज्यादा चढ़ा बढ़ा के लिखने से नंबर नहीं मिलता है। टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न हो सकता है तो आपको पहले नंबर पे मिल जाए या आखिरी नंबर पे मिल जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस गद्यांश में अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर वासुदेव सड़गरवाल द्वारा लिखी राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। या इसको आप 2 तरीके से भी लिख सकते हो, पाठ का शीर्षक और पाठ के लेखक। लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो वासुदेव सड़गरवाल लिख दोगे, ठीक है, और शीर्षक क्या लिखोगे? तो राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। बिल्कुल आराम से 2 लाइन में भी इसका आंसर कर सकते थे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और पेपर में आने का काफी चांस है इसका। इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, ध्यान समझिएगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, परों को खोल बाबू ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यानी कि कहने का मतलब है कि खाली पुलाव बनाने से नहीं होता है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप आसमां की तरह यानी सूर्य की तरह चमकेंगे आसमां में। तो सुंदरता अपने आप में अंदर लाना है तो वो केवल मेहनत से ही ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। इसमें ये भी जो है पद्यांश है और ये पद्यांश जो है ये आपका कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों? 10 नंबर का बाबू। तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ें। क्या करना है बाबू? पढ़िए इस पद्यांश को, फिर हम आपको बताते हैं कैसे ट्रिक लगाएंगे। इसमें लिखा है ना कि नीले फूले कलम दल सी गात की श्यामता है, ठीक है, ठीक बिल्कुल। पीला प्यारा वसन कटी में पनहते हैं फबीला, ठीक है बाबू। छुटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, स्वास्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साचे ढाला सकल वह है दिव्य सौंदर्यशाली, ठीक। सतपुष्पों सी यानी कि सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है,
दोनों कंधे वृषवर्षी हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम कर सी शक्ति की पेटिका है। आप इस पद्यांश को पढ़ा, बिल्कुल सर। आप इसको पहचाने कि किस पाठ से दिया है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा, मेहनत कर रहा होगा, वो इसको देखते ही पहचान जाएगा कि किस पाठ से दिया है, उस पाठ के कवि कौन है। बिल्कुल आराम से इस नीले कमल और नीले फूल कमल आराम से पहचानने की ट्रिक समझिए। और यहाँ पे देखिए, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती है, तो इसी में तो है सारा क्वेश्चन, इसी पद्यांश में इसका आंसर भरा है। आराम से करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और तब जाकर के इसमें हम एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए ध्यान समझे ना बाबू। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने को क्या उपाय बताती है, क्या उपाय बताती है कि पहचान जाइए, ठीक है ना। इसमें इसका आंसर क्या होगा कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन, कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, यानी कि जो है लंगोट पीले कलर का पहने रहते हैं कृष्ण भगवान। तो उनके माथे पर लटकी बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है और ये सभी जो गुण है आपको कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर आप लोग आराम से कर लेना। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए सर 2 नंबर की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है 2 नंबर की, अलग तथा सकल शब्द का अर्थ बताइए। इस पद्यांश में आपने पढ़ा ना कि अलग और सकल का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, तो अलग का मतलब और सकल का मतलब, देखिए बाबू इसका उत्तर लिखिएगा। अलग का अर्थ होता है निराकार, यानी कि निराकार से, और सकल का मतलब होता है बाबू समस्त कह लो या कुल कह लो, यही होता है इस दोनों का अर्थ। पेपर में ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, देखिएगा इसमें, हाँ क्या है इसमें, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना कि कलम करसी में कौन सा अलंकार छिपा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और कलम करसी जो है इसमें अलंकार पूछा है। तो इसमें देखिए, जहां उपमेय में उपमान की यहाँ पे शोभा बढ़ा रहा है भैया, कलम करसी में जो है उपमा अलंकार छिपा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऐसे ही आप भी पेपर में छाप डालना, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए सर, इसका भाव भी अर्थ बताइए, इसका भाव क्या होगा। तो बिल्कुल सर, पहले तो हम दिखाते हैं कि कौन सी लाइन जो है इसमें रेखांकित किया है। बिल्कुल देखिएगा, 2 लाइन्स हैं जो जिसको व्याख्या किया है। पहला इसमें लिखा है कि दोनों कंधे वृषवर्षी हैं, बड़े ही सजीले। यहाँ पे है दूसरी लाइन, लंबी बाहें कलम कर सी शक्ति की पेटिका है। इस दोनों लाइन का कह रहा है कि दोनों लाइन का हिंदी में निचोड़ भाव क्या होगा, ये बताइए। तो ऐसे ही पेपर में आएगा, आराम से करना बाबू। चलो ध्यान समझो, इसका आंसर कैसे करोगे, यहां से देखो, उत्तर लिखेंगे कि राधिका कहती है, जो राधा है वही राधिका है, कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान, ठीक है, विशाल और बलिष्ठ हैं, ठीक है। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न बाबू देखो, बस इतना ही व्याख्या करना था, 2 लाइन का कंप्लीट हो जाएगा। अगला है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताई दो, बस उत्तर लिख देना कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा ये है ली गई, जो पवन दूतिका से अवतरित, मतलब कि दिया गया, उद्धृत है। तो इस तरीके से भी लिख देना, या यहाँ पे शीर्षक का नाम लिख देना आप पवन दूतिका, और जो कवि है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, आराम से लिख लेना। ये तो तरीका आप लोग मैं कॉपी पे भी बता चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरी कॉपी वाली भी वीडियो पसंद करते हैं। हाँ एक बात बताओ भाई, कॉपी वाली वीडियो पसंद करते हो या बोर्ड पे?
जो कहोगे वही करेंगे भाई। कॉपी पे अगर वीडियो चाहते हो तो कॉपी पे भी छाप के एकदम लाएंगे। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त में, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो इस डीके सर क्लासेस को, ठीक है। बहुत बच्चों के पास वीडियो नहीं जा पा रहा है, बट आप लोग चाहेंगे ना बहुत जगह जाएगा, बहुत बच्चों का हेल्प होगा। दूसरों के हेल्प करने से खुद का स्वयं भगवान हेल्प करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्यारे बच्चों, देखिएगा यहां से हम लोग का एक नया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होगा। हाँ ध्यान रखना, आप लोग भी एक मोटिवेशन लाइन लिख सकते हैं, आप लोग भी एक मोटिवेशन लाइन लिख सकते हैं 4 लाइन का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अभी आप लोग बोलेंगे तो मैं मोटिवेशन लाइन इसके बाद ही बोलूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से समझिए। 5 के क में यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, इसका कृतियां भी लिख देना है प्यारे बच्चों, अधिकतम 80 शब्दों में। ये 5 नंबर का पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में से किसी एक पे आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिख लो, या हरिशंकर प्रसाई पे लिख लो, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे लिख लो। आप लोग बताइए कि कौन से याद किए, इस तीनों में से कौन सा बेहतर तरीके से याद कर लिए हैं, और आप बिना देखे हुए लिख रहे हैं, बिना देखे हुए लिख लेंगे, कमेंट में छाप दो कि सर मैं इस लेखक का याद किया हूं। तो आज की इस वीडियो में तो इसका ही बता देता हूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ट्रिक से बताऊंगा। कैसे लिखोगे, थोड़ा कम भी लिखोगे फिर भी नंबर फुल मिलेगा। किस चीज पे ध्यान देना है वो चीजें ध्यान समझो। चलो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं बाबू, क्या है इसमें, है ना यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के बारे में आपको जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग द पॉइंट करेंगे, यहाँ से जीवन परिचय लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, क्या है, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लिख ही लेंगे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी यानी कि संवत जो है 1964, तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे छपरा ग्राम में हुआ था। आप इतना भी लिख सकते हो, या शॉर्टकट वाला वीडियो भी मैंने बना चुका हूं इसका जीवन परिचय। इसके आगे लिखे, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती जोशीमती था। ठीक है, सब लोग जानते हो। इनके पिता उच्च कोटि के, ठीक है, कौन, उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यानी कि बसरिया के मिडिल स्कूल, बसरिया जो है ना उनके जिले में, हमारे ही जिले के हैं, या हमारा भी जिला बलिया ही है, हम भी बलिया जिले से हैं। तो बसरिया मतलब जो गांव है उसी मिडिल क्लास से यानी कि मिडिल पास किया, और वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त करने के बाद 1940 से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में भी रह चुके हैं। फिर इतना लिख लो। इसके बाद वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे भी बन चुके थे। 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है बाबू, देखिए इन्होंने अपना जीवन काल में कितना बड़ा बड़ा योगदान किया है अपने देश के प्रति, और उन्हीं को गुणगान के रूप में गाया जा रहा है। आज आप उनके जीवन परिचय को याद कर रहे हैं, कॉपी में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, तो बड़ा योगदान है ना। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए कि आपका भी नाम हो जीवन में। ठीक, और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1979 में हो गई। तो मेन पॉइंट आपने क्या सीखा जीवन परिचय में कि किस सन में उनका जन्म हुआ, उसको ब्लैक पेन से थोड़ा लिख लेना। उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम ब्लैक पेन से थोड़ा लिख लेना उसमें। ठीक, लास्ट वाली हेडिंग जो है ये वाली मृत्यु सन, इसको भी थोड़ा ब्लैक पेन से, और कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा उसमें। ठीक है बाबू, चलिए उनकी रचनाएं भी थोड़ा ध्यान समझ लो। ये भी तो 3 नंबर का यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर तो ऊपर देख लिए। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पे निबंध संग्रह है अशोक के फूल,
अशोक के फूल उनका है, कल्पलता है उनकी संग्रह, विचार और वितर्क है, ठीक है, और विचार प्रवाह है। क्या है बाबू? विचार प्रवाह है। कुटज है। इस तरीके से निबंध संग्रह हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा उपन्यास भी देख लो बाबू, उपन्यास भी देख लो, क्योंकि इतना तो भाई लिखना ही पड़ेगा, 5 नंबर के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नंबर कट जाएगा, लास्ट में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते कुछ देख लो। उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा अनामादास का पोथा हो जाएगा, ठीक है। अन्य संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये सभी हैं। साहित्य सहचर, सहज साधना। तो बाबू आप उपन्यास में से अगर चाहोगे पेपर के वक्त तो मात्र इसमें से 5 लिख दो ना, इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर लिख लेते हो, टाइम मैनेज कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिक्कत है ना। 5 कम से कम लिख के आना उपन्यास, ठीक। इसके बाद चलते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भाई देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, नंबर कट जाएगा। तो लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में क्या है, आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था, बिल्कुल। और कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्ति कवियों पर गंभीर यानी कि अन्वेषण है बाबू, यहाँ पे अन्वेषण की उनके धर्मों तथा मतांतरों के साहित्य का अपने गंभीर मनन और चिंतन किया। तो बाबू ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हेडिंग लगा के टू द पॉइंट, मेन जो चीजें होता है ना उसको जीवन परिचय में बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर आराम से पा जाएंगे। तो आपने क्या पढ़ा अभी? ये आपने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब हम लेके आ चुके हैं आपके जो है कौन, लेखक, तो सॉरी कवि को अब देखेंगे, बिल्कुल आराम से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ से 5 के ख, यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, निम्नलिखित किसी एक कवि का, यानी कि जो नीचे दिए गए किसी एक कवि का, इसमें से जो आपको तैयार हो, याद किए हो, उसमें से उनका साहित्यिक परिचय के साथ में जीवन परिचय बढ़िया से तैयार कर लेना, बिल्कुल आराम से। अब जैसे मैथिली सर गुप्त दे दिया है, सुमित्रा नंदन पंत है, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैथिली सर गुप्त का बताऊंगा, और आपने किसको तैयार किया है आप कमेंट में छाप देना कि सर मैंने इस टॉपिक को याद किया है, तो आराम से तैयार कर लो, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको बता देता हूँ। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसका आने का काफ़ी चांस है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। मैथिली सर गुप्त के बारे में, राष्ट्रीय कवि मैथिली सर गुप्त का जन्म सन, यहाँ पे देखिए 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को काशी यानी कि झांसी में हुआ। किस में हुआ प्यारे बच्चों? झांसी में हुआ। और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था, इनको क्या था, विशेष रूप से प्रेम था हिंदी साहित्य से। गुप्त जी की दीक्षा घर पे ही हुई। कहाँ पे हुई थी? घर पे हुई थी। क्या कारण था यह भी पता चल जाएगा इस कहानी का कथानक। देखिए, संपन्न हुई, ठीक, घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी का देहांतवास हो गया भैया। तो आप देख रहे हो ना, तो इनकी जो मृत्यु सन है, जन्म सन है, पिता का नाम, माता का नाम, उसको थोड़ा ध्यान से ब्लैक पेन से आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए, साहित्यिक पर से ध्यान दीजिए कि 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कला यानी कनकलालता नामक से कविता रचना आरंभ किया। यानी कौन सी है? कनकलता जो है उनकी एक कविता है और उनको प्रारंभ किया। और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, क्या है? रंग में भंग के बाद जयद्रथ वध और ब्रजानंगा का अनुवाद भी किया इन्होंने। तो ये लिख देंगे इनकी साहित्यिक परिचय में, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए कृतियां लिखिएगा बाबू। मैथिली सर गुप्त की जो प्रमुख कृतियां है उसको भी ध्यान में रखना है, जैसे महाकाव्य, साकेत, यशोधरा, ये सभी उनकी ही क्या है? कृतियां है, ठीक है।
अब यहाँ से आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है कृतियां में, इसे खंड काव्य जैसे कि जयद्रथ वध और भारत भारती हो जाएगा, पंचवटी द्वापर सिद्धराज हो जाएगा, नहुस हो जाएगा, इसके बाद अंजलि अंजलि और अर्धव्य हो जाएगा, अजित अजित अर्जन और विसर्जन हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र हो जाएगा, शंकुतला हो जाएगा, विश्व वेदना हो जाएगा, इसके बाद दिवोदास हो जाएगा, काबा और करबला हो जाएगा, भूमि भाग हो जाएगा। तो इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें से मात्र 4 थे 5 थे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इतना लिखने की, ठीक है। नाटक में लिख लो भाई, रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, इसके बाद वीर हिणी और वैतालिका हिंदू चंद्रहास। इस तरीके से आप इसमें से नाटक लिख लो 2-4 करके। इसके बाद यहाँ पे देखिए अनुदित रचनाएं जो है उनकी, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, इसके बाद वृत संहार आदि, ये जो सभी हैं इसमें से कम आपको 3-3 4-4 करके लिखना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझ के जाना बाबू, ठीक। चलिए, ये आपका लेखक और कवि दोनों कंप्लीट हो गए ना। यहां से हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम मस्त है भाई, इसको पढ़ के ही जाइएगा। ये जो है क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के जाना, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पे प्रकाश डालना है। शब्द का सीमा जो है 80 शब्दों में इसको देना है। तो आराम से इसको कैसे लिखोगे, बहुत बच्चे जो हैं बोलते हैं कि सर मैं इसको तैयार किया हूँ, मैं उसको तैयार किया हूँ, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप किसको तैयार किए हैं कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ एकदम ही प्यारा है, वायरल है, जिससे बहादुर कहानी का उद्देश्य, एक बहादुर लड़का है और उस बहादुर लड़के की कहानी पेपर में पूछता है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप आराम से तैयार कर लिए रहोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए बताते हैं, आराम से समझो बाबू, ठीक है। बहादुर पे यहाँ पे बताएंगे कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार यानी अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा के रूप में है बाबू। इसके बाद जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ, ठीक है, परिवारजनों के द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। क्या है? असभ्य, जहां पे व्यवहार किए जाते हैं उसी व्यवहार की कहानी है, ठीक है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उच्च नीच के भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण भी किया गया है। क्या किया गया? इसमें चित्रण को, उसके झांकी को प्रस्तुत किया गया है, ठीक। इसके बाद आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शासन शौकत में विश्वास करता है, ठीक है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। इसी तरीके से लिखेंगे। और लेखक ने निम्न वर्ग के यानी वास्तविकता का परिचय दिया है और उसके प्रति सहानुभूति जो है उसको प्रस्तुत किया है, दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से इसमें पूरा अच्छे से इसमें लिख देंगे बहादुर के चरित्र पे। आगे थोड़ा सा और भी देखिए बाबू, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको आराम से, ठीक। चलिए, बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभव यानी अनुभूति का भूखा है, यानी कि उसको मानव का अनुभूति चाहिए, प्रेम स्नेह चाहिए, ठीक है। उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट करके भरी है। किसमें? बहादुर के अंदर। और मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए पर पछतावा भी करते हैं। तो देख लीजिए, यही है बहादुर के अंदर की कहानी। आप देखा ना, बहादुर के जैसे बनिए आप भी। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेदभाव को मिटाना था, ठीक है ना। लेखक का उद्देश्य इस कहानी को बताने का है कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, ये भूल जाइए। सब धरती पर एक ही समान है, क्योंकि सब में एक ही जान है। भले ही आप अलग अलग जाति से क्यों ना हो, बट यहाँ पे भेदभाव को खत्म किया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। इस तरीके से आप लोग बढ़िया से लिखेंगे बाबू।
कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। 7 नंबर वाला क्वेश्चन तो एक अजीब सा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्यारे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से। आप लोग को इसी यहीं पे पता चल जाएगा कि कहाँ से आप देख रहे हैं। जिसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये स्वपठित, जिसे खंड काव्य के आधार पे, नाटक के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है ना। ये अधिकतम शब्द का सीमा भी 80 शब्दों में 5 नंबर का पेपर में पूछता है ना। तो आप सभी विद्यार्थी इसको स्वयं से कीजिएगा अपने जिले वाइज। एक चीज मैं समझा देना चाहता हूं, जैसे कि 5 हो गया या 5 से 7, 5 से 7 जिला होता है। उसी जिले में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको दे दिया जाता है कि हाँ, इस जिले के सभी बच्चों को, 5 से 7 जिले के बच्चों को ये 2 प्रश्न 3 प्रश्न अपने अपने जिला वाइज पढ़ना है और उसी में से आएगा। तो टोटल यूपी में जो है 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। तो किसको मैं बताऊं, क्योंकि अलग अलग ये क्वेश्चन होगा ना, तो सबका संभव तो है नहीं एक वीडियो में। इसलिए मैंने सोचा है कि स्वयं इसको आप तैयार कीजिए और कमेंट में बताइए कि सर आप किस जिले से हैं। कमेंट में बताइए अपना जिला कि आप किस जिले से हैं। उस जिले के अनुसार मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। ठीक, कमेंट बता दो कि किस जिले से हो। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा नेक्स्ट खंड से और यहां से आप लोग 50 नंबर की तैयारी करोगे। अब बेहतर क्लास है, सभी लोग प्यारा सा लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो बाबू। और आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक बढ़िया से देखो। दोस्त में अभी तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है। ये तो मैंने अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब शायरी आप लोग को बोलने की इच्छा होगी तो कमेंट करेंगे तो बता देंगे हम वीडियो में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। खंड ख जो है बाबू, ये खंड ख आपके 50 ही नंबर का पेपर में ये भी आता है। यहाँ से आपका जो बात होती है ये संस्कृत के व्याकरण से पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कुछ भी ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, चीज़ें समझिए बस। जैसे कि यहाँ से प्रश्न संख्या, यहाँ पे नोट डाला गया है बट यहाँ पे 8 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 8 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 8 होता है सर। 8 के क में कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है बाबू? अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिएगा ध्यान से, संस्कृत में गद्यांश दिया है और हम बताएंगे कैसे करेंगे आप। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे कि संस्कृतस्य मतलब संस्कृतास्य आदि कवियः वाल्मीकः महर्षि व्यासः कवि कुल गुरुः कालिदासः अन्ये। क्या लिखा है? अन्ये च भास भारवी। इसके बाद लिखा है भवमुत्यादयो महाकाव्यायः। इसके बाद स्वकीयाय ग्रंथालय। इसके बाद अदापि पाठकानम हृदय, ठीक है, विराजते। आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, मतलब यहाँ तक है तो पढ़ ही लो, अभी बताएंगे कैसे करोगे। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम यानी कि सम्माननीय वंदनीय। इसके बाद भारत मातुः। इसके बाद स्वातंत्र्यम। इसके बाद गौरम अंडवतम। इसके बाद संस्कृत मेकत्वच। इसके बाद संस्कृतेन सुरक्षितुम। इसके बाद सक्कयन्ते। अब यहाँ पे खड़ी पाई यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठम चास्ति। आप इस पूरे संस्कृत गद्यांश को पढ़ा? बिल्कुल सर। अब इसका क्या बोला है कि संदर्भ लिख लो। क्या लिख लो बाबू? संदर्भ लिख लो बाबू। इस पे आपको कितने नंबर दे देगा? 2 नंबर। इसी चीज का आप क्या करोगे? हिंदी में अनुवाद करोगे। तो अनुवाद जब करोगे तो यहाँ से फिर 5 नंबर देगा। तो टोटली कर लो 5 या 2 कितना हुआ? 7 नंबर का तो यही पेपर में आएगा। कैसे? चलो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले इस गद्यांश का क्या करोगे? संदर्भ लिखोगे। क्या लिखोगे? संदर्भ लिखोगे। हेडिंग लिखोगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश यानी पाठ्य पुस्तक। यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत दिग्दर्शिका के किससे बाबू? संस्कृत के दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना ही लिखा आपने तो कितना नंबर मिल गया? 2 नंबर। अब इसी जो यहाँ पे दिया है जो ऊपर गद्यांश,
उसका यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं, उसी चीज को हिंदी में समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर पूछा है कि आप हिंदी में इसका अनुवाद करें। तो संस्कृतासीतम आदि कवि कुलगुरु यानी आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, तो आप इसका यहाँ पे क्या करोगे प्यारे बच्चों, हिंदी में अनुवाद करोगे। ध्यान दीजिएगा क्या है कि संस्कृत यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु, क्या बताओगे, कवि कुल गुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूमि आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथ जो है उसी के माध्यम से आज भी यानी कि पाठकों के हृदय में विराजते हैं। क्या होते हैं, विराजते हैं, उनके दिल को जीत लिए हैं और आज भी विराजते हैं। यह भाषा मतलब उस संस्कृत गद्यांश का ही पूरा मैं व्याख्या यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग इसका जब पीडीएफ देंगे तो एक बार बढ़िया से समझना बाबू। यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान यानी कि सम्माननीय तथा वंदनीय है। क्या है, सम्माननीय और वंदनीय है, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, क्या है, अखंडता, सांस्कृतिक एकता तथा संस्कृत को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ है। देख रहे हो ना, वही चीज का व्याख्या बोला था और व्याख्या ऐसे ही आप लोग भी पेपर में करोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। ये हम लोग गद्यांश किए, संदर्भ लिखे, प्रसंग इसका व्याख्या भी लिखे, बस 7 नंबर मिल गया। अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्लोक का, बोलते हैं क्या बाबू, इसको श्लोक बोलते हैं सर। देखिए ये 8 के किस पे आता है, 8 के ख नंबर पे आता है, किस पे, 8 के ख पे श्लोक पूछेगा। अब देखिए दिए गए पद्यांशों में से श्लोक कह लो, पद्यांश कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। अब देखिए, अब ये जो 2 लाइन का श्लोक है पद्यांश, इसका भी 7 ही नंबर मिलेगा। आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको पढ़ें, नौ चौराहार यानी नौ चौर, चौरहार्य, नौ च राजहार्य, नौ यानी कि व्रात भाजी, नौ च भारकारी, ठीक है बाबू। इसके बाद व्ययकृति यानी कि वर्धत एवं नित्यम विदाधनम सर्वधनम प्रधानम। आप पूरा 2 लाइन पढ़ा, बिल्कुल सर। अब क्या बोले हैं इसमें कि इसका संदर्भ लिख दीजिए, तो क्या होगा इसका संदर्भ, यहाँ पे ध्यान दो कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका के क्या है, सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। बस 2 लाइन बोलने, तो एक भी लाइन है, एक लाइन में नहीं लिखना है बाबू, पेपर में 2 लाइन में लिखना। इसको कितने लाइन में, 2 लाइन में कम से कम, साफ साफ थोड़ा स्पेस दे के लिखना। अब यहाँ से 2 नंबर मिल ही गया। अब इसी चीज का यहाँ पे अनुवाद बोला है ना, तो अनुवाद कर लेते हैं। नौ चौराह का हार्य, नौ चौरहार्य, नौ चौराजहार्य, नौ भ्रात भाज्य, नौ चौभारकारी। तो इसका अर्थ होगा, अनुवाद होगा कि विद्या रूपी धन यानी अन्य, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। यानी कि विद्या जो है ये पूरी दुनिया के कोई भी धन दौलत से बड़ी है, श्रेष्ठ है, ठीक। क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न तो चोर इसे क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, न इसे चुरा सकता है, और न ही राजा इसे छीन सकता है। न ही राजा इसको क्या कर सकता है, छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, और न ही यह बोझ बनता है, क्योंकि इसके नित्य व्यय करने पर भी इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। देखिए विद्या ऐसी चीज है कि दुनिया के सारे धन दौलत से भी बड़ी है। न इससे राजा छीन सकता है, न इससे भाई अपने बंटवारा कर सकता है, और न हमारे लिए विद्या जो है, ज्ञान है, ये बोझ के समान है। लेकिन इसको बांटने से दिन प्रतिदिन और भी बुद्धि बढ़ती जाती है। यही इस चीज को बताया गया है। आराम से इसको क्या करोगे, 2 लाइन का व्याख्या अनुवाद कर लोगे, ऐसे ही आपको 7 नंबर यहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से 10 नंबर जो क्वेश्चन है समझाने की कोशिश है मेरी, देखिएगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन इसमें, देखो बाबू, क्वेश्चन बोला है इसमें 10 नंबर की निम्नलिखित
मुहावरों एवं लोकोक्तियों, मुहावरा और लोकोक्तियां दिया है ना, इसमें से किसी एक का अर्थ लिख करके और उसे वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब आप अर्थ लिखोगे प्यारे बच्चों, जब अर्थ लिखोगे ना तो 1 नंबर मिल ही जाएगा। जब उसका प्रयोग करोगे हिंदी में तो वहां से भी 1 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए बताते हैं कैसे आप भी करके आएंगे। चलिए, पहला इसमें, दूसरा है, तीसरा है, 4 दिया है। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते समय क्या लिखा है? किसी एक का, किसी एक का। बहुत बच्चे तो चारों कर देंगे क्योंकि उनको पहले प्रश्न तो पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे। यही गलती आप करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़िए कि किसी एक को बोला है। क्या बोला है? किसी एक को बोला है। तो यहाँ पे देखिए 4 में से कोई एक ही ना करोगे। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिख लो, प्रयोग कर दो, 2 नंबर मिल जाएगा। ईद का चांद होना, इसका कर सकते हो। आम के आम गुठलियों के दाम, इसको कर सकते हो। चोर के दाढ़ी में तिनका, इसको कर सकते हो। लेकिन किसी एक ही को कर सकते हो पेपर में। यहाँ तो हम चारों बताएंगे, चिंता ही नहीं करना है आपको। चलिए पहला नंबर को देखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या हुआ? आप सबको पता होगा। अपना काम सीधा करना यानी अपना काम बनाना, उसी को बोलते हैं अपना काम निकालना या अपना काम बनाना। देखे होंगे कई आपके दोस्त होंगे, आपकी मित्र होंगे, उस काम में से क्या करते हैं कि बहुत चालाकी लगाते हैं, काम से ही मतलब रखते हैं। तो जो मतलब कि अपना काम बनाता है उसी को बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। बस काम से ही मतलब रखेगा, तो उसका अर्थ हो गया। अब वाक्य में प्रयोग करना बोला है ना इसमें, तो आजकल के लोग या आजकल के दोस्त अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचा देते हैं, तो यही कहलाता है इसका वाक्य प्रयोग। कर लेंगे ना? इसी तरीके से पेपर में करना है। दूसरा नंबर देखो बाबू, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का मतलब आप कहावत सुने होंगे, आपको याद भी होगा कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। कोई भी मित्र 2 साल बाद, 3 साल बाद, अचानक 6 महीना बाद दिखाई देता है, तो आप मुहावरे के थ्रू उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं? आजकल तो तुम ईद के चांद हो गए हो, तो वही इसका अर्थ लिखोगे, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। ये इसका अर्थ हो गया। अब वाक्य में प्रयोग बोला है ना, तो यहाँ पे जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी है, ठीक है, तो वो ईद का चांद हो गया है। ऐसे ही वाक्य में इसका क्या करोगे? प्रयोग कर दोगे, फिर यहाँ पे नंबर 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलते हैं अगला। इसी में चारों का हम यहाँ पे बता देते हैं बाबू। चलो, तीसरा क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम। आम के तो आम खाए और गुठलियों के भी दाम पाए, तो इसका अर्थ क्या होता है कि दोहरा लाभ प्राप्त करना। यानी कि किसी भी चीज को आप खरीद कर लाए और उसका पूरा शुक्लान कर लिए, पूरा प्रयोग कर लिए, तो उसी को बोलते हैं आम का आम गुठलियों का दाम। ये अर्थ हो गया। यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे कि पुरानी किताबें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली। आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, ठीक, और उसके बाद पुस्तकें आधे दामों में भी बेच दी। इसे ही कहते हैं आम के तो आम गुठलियों के भी दाम। ठीक है, तो आराम से ऐसे ही पेपर में छाप के आना प्यारे बच्चों। अगला है चौथा नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। यानी कोई दोषी है और उसका आदत ही ऐसा है कि उससे ही पता लग जाए कि दोषी वही है। देखिएगा, आपके दोस्त मित्र 5 ठे होंगे। अगर आप कोई काम गुम हो गया, कोई चीज भूल गया, मजाक कर लिया, तो उसमें ऐसा कोई चीज होगा, वैसा कोई दोस्त होगा जो पहले ही उस ऐसा हरकत करेगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि हाँ, चोर के दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब कि दोषी का व्यवहार से ही पता लग जाएगा, वैसा व्यवहार ही करेगा, हंसेगा, मतलब ऐसा टाइप का व्यवहार करेगा कि पता लग जाएगा दोषी भाई आखिर कौन है। तो ये इसका हो जाएगा क्या, इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसके क्या बाबू, इसका प्रयोग करेंगे। कि इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखो प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की यानी कि शिनाख्त हो रही थी, यानी शिनाख्त हो रही थी, जांच हो रही थी, तो अभियुक्त राजेश बिना पूछे ही बोलने लगा। बिना पूछे ही बोलने लगा, मैं तो कहा था,
मैं तो वहां था, मैं तो वहां था ही नहीं, सच ही चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि वो अपने आप ही बता दिया कि मैं तो वहां था ही नहीं, इसका मतलब शक तो होगा ही, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न चलते हैं यहां से 10 नंबर, वो तो 9 नंबर था बाबू, ये क्या है 10 नंबर, क्या है 10 नंबर है। चलो ध्यान से पढ़ो, लिखा है ना इसमें अपठित गद्यांश पे आधारित संधि विच्छेद और विभक्ति, ये तो पहले आता था, इसको मैंने हटा दिया है कि कोई बच्चा पढ़ता होगा तो उसको मैं बता दूं कि ये नहीं आता है भाई। आप लोग ध्यान से पढ़ना, जो पेपर में आने वाला है उसी को पढ़िए, ठीक। तो ये जो है आप लोग सिलेबस में अपठित गद्यांश जुड़ चुका है ना, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। अपठित गद्यांश, गद्यांश जो पेपर में आएगा उसी में से आंसर देना है, 3 प्रश्न रहेगा, तीनों का उसी गद्यांश में आंसर मिल जाएगा। 5 नंबर का आता है, पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिए घर पे और आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक। आ चुके हैं हम लोग अभी 11 जगह, यहाँ 11 होगा, ठीक। चलिए 11 नंबर की कॉपी, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करो बाबू। लिखा है इसमें कि अपेक्षा और उपेक्षा का मतलब क्या होता है। अपेक्षा का मतलब तुलना करना, उपेक्षा का मतलब अवहेलना करना, तो वही होता है अपेक्षा उपेक्षा। तो यहाँ पे तुलना में और अवहेलना, यही तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा याद कर लो, ये पेपर में चांस है इसका आने का, बढ़िया से पढ़ोगे ना तो फोड़ के आओगे हिंदी को। चलो ऐसे ही ये हिंदी खत्म होने के बाद आपको मैं फिजिक्स का एक महामैराथन लेके आ रहा हूँ। किसका? फिजिक्स का लेके आ रहा हूँ। थोड़ा बढ़िया से आप लोग देखिएगा, फिजिक्स में भी 70 नंबर में 68 नंबर लाने की गारंटी लाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसका ही नंबर है। यहां से देखिए, अनल और अनिल, अनल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब, अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब वायु होता है, ठीक है। दोनों का अर्थ यहाँ पे देखिए, अनिल अरे सॉरी अग्नि और वायु, इसको अच्छे से पढ़ के तैयार कर लो। इसका अर्थ ये होगा शब्द युग्म। अगला है ख नंबर, इसमें कि निम्नलिखित शब्द युग्मों यानी शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिख दीजिए। कितने अर्थ? 2 अर्थ। इसीलिए कहता हूं बार बार कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस प्रश्न में एक ही शब्द का 2 अर्थ बोला है और 3 शब्द दिया है। देख लो, 3 शब्दों में से तो बहुत सारे बच्चे तीनों कर देंगे, नहीं, ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से करना। जिससे कनक लिखा है, जिससे कर लिखा है, जिससे अंबर लिखा है, तो बस इसका लिखना है, 2 पहला का लिख दो, 2 लिख दो, नहीं तो इसका ही लिखना है तो 2 इसका लिख दो, इसका ही लिखना है तो इसका, लेकिन किसी एक का 2 अर्थ लिखो। जैसे कनक, कनक का क्या हो जाएगा? धतूरा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, धतूरा सोना हो जाएगा, याद कर लो, मैं याद करवा रहा हूँ। इसके बाद कर, कर का हो जाएगा टैक्स लगता है, किरण भी हो जाएगा। अंबर का आकाश होता है, वस्त्र होता है। तो आपको याद कराने के लिए तीनों बता दिए हैं, बढ़िया से तैयार कर लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहां से ग नंबर क्या है प्यारे बच्चों? ग नंबर वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना जरा। ग नंबर कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करो। एक शब्द का क्या करना है इसमें? चयन मतलब सेलेक्ट करो, चूज करो कि कौन सा सही विकल्प है। पहला है इसमें, जिसकी इच्छाएं बहुत ही ऊंची हो। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची रहती हो वो व्यक्ति क्या कहलाता है भाई? वो माननीय कहलाता है, अनंत होता है, इच्छुक होता है, महत्वाकांक्षी होता है। क्या होता है? महत्वाकांक्षी होता है। इसलिए यहाँ डी नंबर विकल्प इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल। चलते हैं अगला प्रश्न पे, दूसरा नंबर पे। जो सामान्य नियम के विरुद्ध होता है, यानी विरुद्ध हो, उसको अपवाद बोलते हैं। यानी कि सब लोग गांव में एक समान से चल रहा है, कोई ऐसा लड़का है जो सबके विरुद्ध काम करता है, तो उसको बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद है ये। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आंसर पूछा है, ऐसे ही आंसर करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के शुद्ध करेंगे। बाबू 2 वाक्यों को क्या करना है? इसमें शुद्ध करना है। चलिए हम बताते हैं, इसमें ध्यान समझना। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, लिखा है ना, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको बताने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, प्रसिद्ध कवित्री थी। अब देखो इसमें अशुद्ध वाक्य है,
ये क्या है, ये पूरी लाइन अशुद्ध है। शुद्ध कैसे करेंगे, तो महादेवी वर्मा हिंदी की, यहां तक तो बढ़िया है, हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, कवित्री नहीं कवयित्री है, यहाँ पे है रहेगा, थी नहीं रहेगा, इसलिए तब जाके शुद्ध होगा। ऐसे ही पेपर में थोड़ा थोड़ा सा शब्द में त्रुटि होता है, ज्यादा लाइन तो पूरा गलत तो होगा नहीं, एक बिंदु हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है शब्द, तो उसमें चेंजिंग होता है शुद्ध करने के लिए, बस ये ध्यान रखना। अगला क्या है इसमें, परमात्मा के अनेकों नाम है, अनेकों कहाँ से हो जाएगा, अनेक होता है तो शुद्ध क्या होगा, परमात्मा के अनेक नाम है। क्या होगा बाबू, परमात्मा के अनेक नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे बनाइएगा। अगला है इसमें, एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला लाओ, एक कहेंगे लाएंगे, इसमें एक तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग करना ही नहीं है, फूल की माला लाओ, ठीक। तो यहाँ पे क्या लाएंगे, फूल की एक माला लाओ, यहाँ पे एक जो है पहले तो होगा नहीं नंबरिंग में, पहले लाएंगे फूल की एक माला लाओ, फूल की 2 माला लाओ, फूल की 10 माला लाओ, इस तरीके से संख्या को इंडिकेट यहाँ पे माला के पहले करेंगे। बिल्कुल आराम से करिएगा, शुद्ध होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है बाबू, लिखा है ना कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, राधा और कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो इसका शुद्ध क्या होगा कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, इस तरीके से सही होगा, ये गलती है। चारों करा दिया मैंने। अब यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है 12 नंबर के बाद, यहाँ सॉरी 12 नंबर है, यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया है बच्चों, जो है 12 नंबर होगा। 12 के क, वीर रस अथवा श्रृंगार रस की अस्थाई भाव के साथ इसकी परिभाषा लिख देना है, आराम से लिख लो। यहाँ पे देखिए हम बताएंगे ट्रिक से कि 6 नंबर कैसे पाओगे, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वीर रस के बारे में बता देता हूं कि वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से क्या होता है, वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो वहां वीर रस होता है। क्या होता है, वहां पे वीर रस होता है, ठीक। बी भाव, अनुभाव और संचारी भाव, क्या होता है, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, दशा, उसकी दशा स्थिति मनोबल को प्राप्त करता है। तो ये इसका परिभाषा हो गया। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी कि धीरे ही धीरे भला लेकिन वीर तुम आगे बढ़े चलो। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया ना। इसी तरीके से पेपर में देना है, ज्यादा भड़कना नहीं है, आराम से लिखना है, टू द पॉइंट चलना है। अथवा में भी पूछा है ना, तो अथवा में यहाँ पे बाबू देख लो, ये श्रृंगार रस का परिभाषा कि किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में अस्थाई भाव रति के यानी कि जायत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस बोलते हैं। और इसका परिभाषा आप सटीक तरीके से ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिखिएगा और इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। तो उदाहरण में देंगे कि कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित चौपाई पीठ दिए निधरक लखय यानी कि इकटक दीठी लगाई। आप इस तरीके से इसका एग्जाम्पल 2 लाइन में दे देना, बस यहां से श्रृंगार रस लिख लेना, या जो ऊपर मैंने बताया कौन था, उपमा था, अलंकार नहीं था ना, यहाँ पे वीर रस है ना अभी। चलिए तो दोनों हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे अलंकार चल रहा है स्टार्ट, अलंकार यहाँ से स्टार्ट होगा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा, ये दोनों में से किसी एक ही को पेपर में लिखना है, साथ में लक्षण उदाहरण देना है। चलिए पहले अनुप्रास को बताते हैं, फिर नीचे हम लोग उत्प्रेक्षा भी देखेंगे। जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या बोलेंगे बाबू कि जब काव्य या कविता में, किसमें, कविता में बाबू
ध्यान समझो, थोड़ा सा यहाँ पे हो जा भैया। जब काव्य कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब कि समान वर्ण बार बार आते हैं, बार बार एक ही चीज आते हैं, वहाँ स्वर समान हो जाता है अथवा असमान हो, यानी कि समान हो अथवा असमान हो तो अनुप्रास अलंकार होता है, और उसी को कहते भी हैं अनुप्रास अलंकार। तो ये था आपका अनुप्रास। एग्जाम्पल देखो, क्या देखो, एग्जाम्पल आराम से समझो, ऐसे ही पेपर में लिख के भी आना प्यारे बच्चों। देखो, जिससे एग्जाम्पल लिखोगे ना कि तरनी तरनी नुजा, तरनी तुनुजा तट तमाल तरवर बहुच है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख देना। एक भी लाइन लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कमा लगा कि यहाँ से दूसरे लेना में यही उतार दोगे तो हो जाएगा 2 लाइन, कोई दिक्कत है नहीं। अथवा में क्या बोला था, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है बाबू, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो इसको भी आराम से देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित करो पहले कि जहां उपमेय में उपमान, क्या बोला है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाक्य अरे वाचक शब्द हैं, इसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों आराम से तैयार कर लो, बढ़िया से पढ़ के रेडी कर लो, बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा याद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ एक बार देख के पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और तब से तीसरी बार कोशिश करो कि बिना देखे हुए उसको कॉपी पे लिख डालो, तो ज़्यादा याद होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया ना। इसका एग्जाम्पल, सोहत ओढ़ पित्त पट्ट श्याम सुलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पार्यो प्रभात। ये जो 2 लाइन एग्जाम्पल आपने दिया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल था। ऐसे ही पेपर में आप भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे छंद से। क्या है बाबू, छंद से चौपाई अथवा दोहा। याद कर लेना बाबू, ये पेपर में 100% पूछे ही जाएंगे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। चौपाई अथवा ये जो दोहा है, इस दोनों में से किसी एक का यहाँ पे परिभाषा बताएंगे, यानी कि लक्षण बताएंगे, इसके बाद एग्जाम्पल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर मिलने ही वाला है, तो दोनों बता देते हैं क्या करना है इसमें। पहले चौपाई देख लो कि चौपाई यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सॉरी, कितनी बाबू, पहले चरण की तुक दूसरे यानी कि दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक जो है चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। क्या होती है, यति होती है, और चरण के अंत में जनक यानी कि जगण्य तथा तगण्य होता है। जगण्य तगण्य नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है, यही ध्यान रखना है। इसमें चौपाई में, छंद में तो होना ही, दोहा में तो होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। पहले तो देख लो इसका एग्जाम्पल, देख लो क्या है इसका एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल देखो, हाँ एग्जाम्पल क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इस 4 लाइन का जो है आप उदाहरण दिए हैं, आराम से इस तरीके से पेपर में छाप देना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसमें मतलब तगण या जगण नहीं होता, ये ध्यान रखना, मात्राएं नहीं होती है। जबकि इसमें अथवा में जो दिया था ना दोहा, ये अथवा में जो दोहा दिया था, इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें ही आपको तैयार करना वो सारी चीजें। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। काव्य के जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरणों में 13-13 मात्राएं जिससे 13-13 होती हैं, द्वितीय तथा चतुर्थ में सम चरण में 11-11 यानी कि 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं, और अंत में लघु गुरु होता है, वह दोहा छंद कहलाता है। इस तरीके से आप पेपर में लिख के आना, दोहा बोलते हैं इसको। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लिखेंगे बाबू कि लसत मंजू मुनि मंडली मध्यसी रघुचंदु। इसके बाद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चानंदु। आप इस तरीके से दोहा का एग्जाम्पल लिख देंगे, आराम से आपका 2 नंबर क्लियर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो रस छंद अलंकार आता है ना, ये सभी के सभी जो है 6 नंबर के मिलके आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, प्लस अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो आता है 9 नंबर। टोटल बात करें तो मात्र कम समय में अभी भी 15 नंबर दिलाएंगे, वो भी ट्रिक से। अभी की वीडियो जो है बहुत ही प्यारी सी है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये 13 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। यहाँ पे ध्यान दो कि अपने उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में यानी कि जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति या अधिकारी को आदेशित कराने के लिए निवेदन का जरूरी किया गया है। तो इस तरीके से आप पेपर में कैसे पूछेगा, इसी तरीके से पूछेगा कैसे कि अपने गांव की साफ सफाई, कूड़ा कचरे को हटाने के लिए आपके जो जिले के अधिकारी हैं उसको एक पत्र देना है। इसी तरीके से पेपर में पूछेगा कि लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा ना भैया। तो वही क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे कि सेवा में। पहले क्या स्टार्ट करते हैं, कभी भी सेवा में कमा लगा के उस लाइन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमान उप जिला अधिकारी नगर पालिका वाराणसी, या बलिया लिख सकते हो, मैं तो बलिया से हूं, आप अपना जिला भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से आप ध्यान दीजिए, कभी भी लिखिएगा किसी भी टॉपिक पे आप पत्र, तो यहाँ पे विषय जरूर दीजिएगा, क्योंकि किस टॉपिक पे आप पत्र लिखे हैं ये एग्जामिनर पहले उसी को ध्यान से देखता है कि बच्चा जो है विषय लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आशापुर मोहल्ले की गंदगी के यानी कि निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र है, या लिख सकते हैं कि साफ सफाई गंदगी के विषय में है। बस कोई ज्यादा इतना लंबा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। यहां से स्टार्ट करेंगे मेन पॉइंट, महोदय कमा लगा के लाइन छोड़ देना प्यारे बच्चों। निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा, यानी कि दुर्दशा यहाँ की खराब है, की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और इस बस्ती को बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, ठीक है, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं यहाँ की जहाँ पर पिछड़े हुए ग्रामीण मतलब गांव के लोग भारत के यानी साक्षात दर्शन हो जाते हैं, यानी कि सामने से देख लेते हैं। जो सड़कों के बनी हुई हैं, जो सड़कें बनी हुई हैं वे सभी जगह जगह से, 1 सेकेंड पेन, जगह जगह से क्या हुई है बाबू, टूटी फूटी हुई है। और वहाँ वर्षा के समय जल भराव के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। क्या होती रहती है, दिन प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती हैं। तो इसके आगे और थोड़ा सा लिखेंगे बाबू, ध्यान दो, होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त क्या लिखोगे, इसके अतिरिक्त जहां तहां ढेरों कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। इन सब कारणों से आशापुर मोहल्ले में दुर्गंध एवं मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। ऐसे लिख देना। अपने आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित कराने की कृपा करें। इसी तरीके से बाबू पूरी डिटेल लिखोगे, अन्यथा ये कारण भविष्य में तरह तरह के रोगों का एक महामारी रूप धारण कर लेगा। ऐसे ही लिख दोगे। लास्ट में डेट लिख देना प्यारे बच्चों कि किस तारीख को आपका पेपर है। तो आप पेपर के दिन वाला भी लिख सकते हो, इससे 22/2, यहाँ पे पेपर है 24 को ना, 24/2 और 2025 लिख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भौदी लिख लेना, जैसे अ ब स, अपना नाम मत लिखना, बहुत बच्चे नाम लिखते हैं तो ये गलती हो जाएगा, तो नाम नहीं लिखना है। आशापुर वाराणसी लिख देना, यहाँ पे अपना जो मेन एड्रेस वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में आराम से पत्र लेखन कंप्लीट होगा ना। इसके ठीक बाद हम चलेंगे, ये लास्ट है टॉपिक, लास्ट जो टॉपिक है ये वाली है 14 नंबर पे आएगा बाबू। ये 14 नंबर पेपर की बात कर रहा हूँ। 14 नंबर पे आपको क्वेश्चन तो पढ़ना है बस। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आधारित अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है इसमें, जिसे क नंबर, ख नंबर, ग नंबर दिया है ना इसमें, कि शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगार की समस्या। ये दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। वर्ष ऋतु का महत्व। तो आपको इस तीनों में से किसी एक टॉपिक पे
क्या करना है, विषय पे आप अपने भाषा शैली में 9 नंबर का आता है ये निबंध लिखना है। मैंने ट्रिक से भी बता रखा है कि आप किसी भी टॉपिक पे जब निबंध लिखेंगे, नहीं याद होता है भाई, टॉपिक थोड़ा हार्ड होता है ना, तो ट्रिक से कैसे लिख सकते हो, तो वो भी वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देख लेना। लेकिन आज की इस वीडियो को थोड़ा सा देखो कैसे बता रहा हूँ, PDF कहाँ से लोगे वो सारा चीज़ बताएंगे। अभी और 2 टॉपिक है इसमें, जिसे छात्र और अनुशासन, इस पे भी लिख सकते हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पे भी लिख सकते हो। तो आपको इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान समझो कि शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या पे आप लिखोगे। ठीक है बाबू, ट्रिक समझ लो, आप प्रस्तावना लिखोगे। इसका क्या लिखोगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है कि किसी भी विषय के बारे में आप लिख रहे हो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की समस्या, तो उसके मेन पॉइंट, मेन जो पॉइंट होता है ना, टू द पॉइंट, निचोड़, कैसे गन्ने के रस से रस निकाल लिया जाता है और भूसी फेंक दिया जाता है, वैसे ही टू द पॉइंट प्रस्तावना में लिखते हैं कि मेन समस्या क्या है, वही चीज। जैसे शिक्षित युवा वर्ग की बेरोजगारी की समस्या यानी कि नितान सोचनीय विषय है। जब एक युवा शिक्षित होकर निकलता है तो उसके समाज जीवकों परियोजन की समस्या एक यानी कि विकराल समस्या के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। वर्तमान विज्ञान के युग में मशीनों और कंप्यूटरों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, जिसके कारण नौकरियों का स्थान मशीन एवं कंप्यूटर ने ले लिया है। जहां एक मशीन या एक ही कंप्यूटर सैकड़ों युवा वर्ग की रोजगार को क्या कर रहा है, निगल रहा है। ये मेन पॉइंट है, इसी के वजह से युवाओं में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो प्रस्तावना में ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना, आगे क्या लिखोगे इसमें, यहाँ पे अगली हेडिंग होने वाली है कि बेरोजगारी के कारण, हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं और इसमें कुछ प्रमुख कारण का उल्लेख निम्नलिखित है। जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे जनसंख्या में वृद्धि, हमारे भारत देश हो या अन्य भी देश हैं, तो हमें अन्य देश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या का कारण क्या है, पहले नंबर पे जनसंख्या में वृद्धि। किसी के बच्चे 5 हैं, किसी के 6 हैं, तो ये सभी इसी के वजह से क्या है, वृद्धि हो रहा है, तो इसी की वजह से बेरोजगारी भी फैल रहा है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक हुआ। 2011 की जब जनगणना हुई, तो ऐसे लिखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.63% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही है। ये पहले नंबर लिख लेना। दूसरे नंबर देखो बाबू, दूसरे नंबर पे क्या होगा हेडिंग यहाँ पे कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि हमारा जो है दोषपूर्ण शिक्षा का प्रणाली है वो भी तो है इसमें हासिल। जैसे भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। इसमें यानी कि पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो किताबी ज्ञान बोलते हैं उसी को पुस्तकीय ज्ञान बोल सकते हैं, बाहरी सामाजिक ज्ञान नहीं है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेज से निकलने वाले छात्र रफ्तार के लिपिक ही बन जाते हैं, वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य भी नहीं बन पाते हैं। यही तो इसका कारण है। ठीक है, अगला जो है इसमें कुटीर उद्योगों की उपेक्षा ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग हो जाएगा। इस तरीके से आप हेडिंग लगा लेना और इसमें भी लिख लेना बाबू। इस तरीके से अंत ही हो गया। आप PDF भी देंगे, चिंता ना करो, कहाँ मिलेगा सब चीज देख लो। धंधों का पतन हो गया, फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुटीर उद्योग के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। तो इसी के कारण है सभी ये। ठीक है, अगला पॉइंट लिख देना, ये औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया क्या है। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, मंद मतलब धीरे धीरे बंद। विगत 5 वर्षीय योजनाओं में देश के, ठीक है, जो बीत गया 5 वर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से
समुचित रूप से, ठीक है, समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सकता है, अतः बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार नहीं जुटाए जा सकते। इस तरीके से बाबू थोड़ा सा इस हेडिंग को ध्यान से समझ लेना। थोड़ा सा अगली पॉइंट थोड़ा सा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि कृषि का पिछड़ापन भारत की लगभग, कृषि मतलब जहाँ पे हमारे भारत देश में किसानी होती है वही है, लगभग 72% जनता कृषि पर ही निर्भर है। 72% जनता जो है भारत के वो किसानी पर डिपेंड कर रही है, उसी से उसका विकास हो रहा है, भरण पोषण। कृषि के अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की समस्या व्यापक हो गई है, यानी कि बहुत ही गंभीर हो चुकी है। इसी तरीके से लिखना है इसमें। अगला जो पॉइंट है इसमें देखिएगा, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। कुशल व्यक्ति नहीं मिलेंगे, प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलेंगे, ये इसमें कमी आ रहा है। तो हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेश से प्रशिक्षित, ठीक है, कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के, ठीक है बाबू, बेकार हो जाने की भी समस्या हो जाती है। तो इसी तरीके से टू द पॉइंट थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब चाहे तो इतना भी लिख के लास्ट में प्रस्तावना लिख देंगे तो भी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखिएगा। चढ़ा बढ़ा के लिखने से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, आराम से इतना लिख देना। और इसके आगे हम इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में हम बोल रहे हैं ये उपसंहार लिख देना बस। क्या लिखोगे? उपसंहार। कि अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी एक बहुत ही क्या है, बड़ा अभिशाप है। सरकार को इस मामले को अति गंभीर होकर विचार करना चाहिए, ठीक है, और इस पर अति संवेदनशील होकर यानी कि जमीनी स्तर से कार्य करना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको मैंने इस वीडियो में पूरा हिंदी की निचोड़ A to Z क्वेश्चंस को बताया है। बढ़िया से जो बच्चे इसको पढ़ लेता है समझिए कि उसका 95 आएगा। अभी तो एक 1 वीडियो थी, इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं इससे भी बेहतर। तो आप लोग इसका PDF लेना चाहते हो बाबू तो PDF भी मिल जाएगा। अगर जो बच्चे, एक बात सुनो, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी चाह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट में मैं पास हो जाऊं, अच्छा नंबर लाऊं, तो उन सब के लिए मैं हाथ से लिखा हुआ खुद का नोट्स मात्र 49 रुपये में पर सब्जेक्ट दे रहा हूं। आपको बता दूं पहले, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स 49 रुपया में प्रति सब्जेक्ट हाथ से लिखा हुआ आप लोग को मैं दिखाया हूं। इस नंबर पे ले सकते हैं 630 791 और 2241 वाला नंबर पे आप एक सब्जेक्ट का 49 रुपया पे करके गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से इस पे व्हाट्सअप करना, स्क्रीनशॉट भेजना, आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और इसका PDF तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम लिख रहा हूँ DK सर क्लासेज, DK सर क्लासेज पे आपको इसका PDF का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना। जिसको नोट्स चाहिए 49 रुपया में पर सब्जेक्ट के हिसाब से इस नंबर पे फोन करना, व्हाट्सअप करना, आपको सारा चीज मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।